जय श्री श्याम दोस्तों, ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट में हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, हमारे देश की एक बड़ी ऑटोमेकर कंपनी है। हाल ही में अपडेट ये आ रही है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने टाटा मोटर्स को पछाड़कर दूसरे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ऑटोमेकर कंपनी का खिताब हासिल कर लिया है और अब इनकी जो वैल्यूएशन है ये 3.6 लाख करोड़ के करीब हो चुकी है। जी हाँ, और यहाँ पर अगर हम नंबर 1 की बात करें तो मारुति सुजुकी का स्थान यहां पर नंबर 1 पे आता है और इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये 4 लाख करोड़ से ज्यादा की है। अगली खबर में हम बात करेंगे डिफेंस स्टॉक्स के बारे में। हाल फिलहाल में देखा गया कि फ्राइडे वाले दिन डिफेंस स्टॉक्स में 20% से भी ज्यादा की बढ़त आई। अपर सर्किट को हिट कर रहे थे बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स, चाहे वो पारस डिफेंस हो, BHEL हो या फिर भारत फोर्ज हो। अलग अलग सेगमेंट्स में अच्छी खासी बढ़त देखी गई और इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भारत के गोल को फिर से रीइटरेट किया कि साल 2028-29 तक इंडिया से 50,000 करोड़ के वर्थ के डिफेंस एक्सपोर्ट्स होने हैं और इसे होने के लिए हमारे देश की तमाम डिफेंस कंपनीज को एक्टिवली काम करने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी अच्छी खासी बढ़त देखी गई है। अगली खबर में हम बात करेंगे अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में। अपडेट ये आ रही है कि अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर इनके जो प्रमोटर हैं गौतम अडानी अपने स्टेक्स को बढ़ा रहे हैं। सितंबर 2023 से लेकर जून 2024 तक इन्होंने 2.2% के करीब की बढ़त करी है और इसी के साथ इनकी जो टोटल हिस्सेदारी है अडानी एंटरप्राइज के अंदर ये 73.95% के करीब पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि यहां पर गौतम अडानी को अडानी एंटरप्राइजेस से काफी उम्मीदें हैं और इसी के चलते इन्होंने अपने स्टेक्स को अपनी कंपनी में बढ़ाया है। अगली खबर में हम बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO आशीष चौहान के बारे में, जिन्होंने एक बार फिर से रिटेल इन्वेस्टर्स को वार्न किया है और कहा है कि आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना चाहिए, इंस्टेड आपको इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड रूट के जरिए। आशीष चौहान का कहना है कि बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क को पूरी तरह से नहीं समझते हैं और अच्छे खासे स्टेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लगा देते हैं, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान भी होते हैं। सेबी का डेटा भी बताता है कि 90% से भी ज्यादा जो FNO इन्वेस्टर्स है वो लॉस ही करते हैं और इसमें काफी नुकसान होता है रिटेल इन्वेस्टर्स का। इसी के चलते आशीष चौहान ये बड़ी वार्निंग दे रहे थे। इसके पहले लास्ट ईयर भी आशीष चौहान ने ऐसी ही सिमिलर वार्निंग दी थी। अगली खबर में हम बात करेंगे इंडिया के बढ़ रहे फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में। अपडेट ये आ रही है कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में लास्ट वीक $4.3 बिलियन की बढ़त आई है और इसी के साथ हमारे देश के जो फॉरेक्स रिजर्व है ये रिकॉर्ड $655 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। इसके पहले ये $651 बिलियन के करीब थे और लगातार इसमें बढ़त देखी जा रही है। किसी भी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को अगर आपको जानना है तो उस देश के फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथेन होने चाहिए और इसमें अलग अलग चीजें आती हैं जैसे कि IMF के SDRs, गोल्ड रिजर्व्स, फॉरेन करेंसीज और इन सभी में अच्छी खासी बढ़त देखी जा रही है, जिससे ये कहना आसान है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत ही मजबूत स्थिति में मौजूद है। अगली खबर में हम बात करेंगे Hyundai इंडिया के बारे में। Hyundai जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है, इंडिया में अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर चुकी है और अब हाल ही में ये अपना IPO लेकर आने वाले हैं। अपडेट के मुताबिक 14 जून 2023 को ये अपने IPO पेपर्स को भी फाइल करने वाले थे। इसी के साथ अपडेट ये आई कि 17.5% के करीब के स्टेक्स Hyundai इंडिया सेल कर सकती है ऑफर फॉर सेल के माध्यम से। बताया जा रहा है कि इस IPO का साइज $3 बिलियन के करीब का रहने वाला है और इसमें फ्रेश इक्विटी शेयर्स को इशू नहीं किया जाएगा और ऑफर फॉर सेल के जरिए यहां पर प्रोमोटर्स अपने 17.5% के करीब के स्टेक्स को सेल करने जा रहे हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे इंडिया के बढ़ रहे ट्रेड डेफिसिट के बारे में। अपडेट के मुताबिक मई के महीने में इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये 9.9% की रफ्तार से बढ़कर $38 बिलियन से ज्यादा के रहे। वहीं हमारे इंपोर्ट्स भी अच्छे खासे बढ़े हैं, इनमें 7.7% की बढ़त आई है और ओवरऑल इंपोर्ट $61 बिलियन से ज्यादा के हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो $23.8 बिलियन के करीब रह रहा है और इसी के चलते कहा जा रहा है कि मई 2024 के महीने में इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है ये अच्छा खासा बढ़ चुका है। अगली खबर में हम बात करेंगे एयरटेल के बारे में। एयरटेल जो हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, हाल ही में इन्होंने 7,900 करोड़ के करीब का अमाउंट जो कि इनके स्पेक्ट्रम के ड्यूज थे ये पे किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। ये स्पेक्ट्रम इन्होंने बाय किए थे साल 2012 और साल 2015 में, तब इसकी कीमत 29,000 करोड़ से ज्यादा की थी। बताया जा रहा है कि इस पर 9.7% से भी ज्यादा का इंटरेस्ट लगा है, जिसके चलते इसमें अच्छी खासी बढ़त आई है और फिलहाल इन्होंने 7,902 करोड़ के करीब के अमाउंट
को पे किया है। अगली खबर में हम बात करेंगे LIC के बारे में, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में ये अपडेट आ रही थी कि LIC अब हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में एंटर करने वाला है। बता दें आपको कि LIC एक स्टेट ओन्ड PSU है और अब बहुत सारी अटकलें ये आम हो रही थी कि किस तरह से LIC एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस को अक्वायर करने वाला है। लेकिन अब अपडेट ये आ रही है कि LIC ने अपनी तरफ से पूरी खबर को हवा बताते हुए कहा है कि ऐसी कोई अपडेट नहीं है, कोई ऑफिशियल प्रपोजल नहीं रखा गया है एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरर को अक्वायर करने का, और अभी LIC फॉर्मली किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में एंटर नहीं करने वाली है। अगली खबर में हम बात करेंगे महंगाई के बारे में। आपको ये तो पता ही होगा कि रिटेल इन्फ्लेशन में लगातार अप्रैल से मई के महीने में गिरावट आई है, लेकिन होलसेल इन्फ्लेशन में अच्छी खासी बढ़त आई है। होलसेल इन्फ्लेशन मई 2024 के महीने में अब तक के 15 महीने के ऑल टाइम हाई पर रह रही है, जहां पर अप्रैल में 1.26% के करीब होलसेल इन्फ्लेशन को आंका गया था और वहीं मई के महीने में 2.61% तक होलसेल इन्फ्लेशन पहुंच चुकी है। इसके पीछे अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो ये कि एनर्जी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं और दूसरा ये कि फूड प्रोडक्शन में भी अच्छी खासी बढ़त आई है। इसमें जो कीमतें हैं वो काफी शूट अप करी हैं, जिसकी वजह से होलसेल इन्फ्लेशन में ये बढ़त देखी जा रही है। अगली खबर में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अपडेट ये आ रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 1.45 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगा दी है। ये जो पेनल्टी है वो इसलिए लगाई गई है क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रेगुलेटरी कंप्लायंस का पालन नहीं किया था। लोन डिसबर्सर को लेकर यहां पर कुछ इनएक्यूरेसीज सामने आ रही थी, जिसके चलते RBI ने ये पेनल्टीज लगाई हैं और RBI वक्त वक्त पर जो भी नॉन कंप्लायंस बैंक करते हैं उनके ऊपर पेनल्टीज लगाता रहता है। अगली खबर में हम बात करेंगे बोइंग और एयरबस के बारे में, जो कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं। बोइंग अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है और वहीं एयरबस फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है। हाल ही में अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने यह आरोप लगाया है कि हो सकता है कि बोइंग और एयरबस अपने एयरक्राफ्ट के अंदर फेक टाइटेनियम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेफ्टी कंसर्न्स खड़े हो रहे हैं। इसके पहले भी कुछ इंसिडेंट सामने आ रहे थे बोइंग एयरक्राफ्ट से, जहां पर दरवाजा अपने आप टेक ऑफ के दौरान हवा में उड़ गया था, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अब ये कहा जा रहा है कि ये दोनों कंपनीज हो सकता है कि टाइटेनियम की जगह कोई और एलॉय यूज कर रही है, जो सेफ बिल्कुल भी नहीं है। क्या लगता है आपको इन आरोपों के बारे में? कमेंट में बताएं। अगली खबर आ रही है वोडाफोन और आइडिया की तरफ से। हाल फिलहाल में अपडेट ये आ रही है कि वोडाफोन आइडिया फंड्स जुटाने में लगे हुए हैं और अब अपडेट ये आ रही है कि इंडस टावर के अंदर वोडाफोन अपने सारे स्टेक्स को सेल कर रहा है। इंडस टावर के अंदर वोडाफोन के पास 21% से भी ज्यादा के स्टेक्स है, जिन्हें अब $2.3 बिलियन में सेल किया जा रहा है। इसके पहले उदय कोटक, जो कि एक बैंकर और बिलियनर हैं, इन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि किस तरह से अब कंपनीज अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए एसेट्स को सेल कर रही हैं और इक्विटीज में अच्छी खासी बढ़त लेकर आ रही हैं। क्या लगता है आपको वोडाफोन आइडिया के इस कदम के बारे में? कमेंट में बताएं। अगली खबर में हम बात करेंगे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि ट्राई, जो कि टेलीकॉम सेक्टर में एक रेगुलेटरी बॉडी है। हाल फिलहाल में हमने अपनी पिछली अपडेट में भी आपको बताया था कि मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स वायरल हो रही थी कि ट्राई अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर मोबाइल नंबर्स और लैंडलाइन नंबर्स को लेकर चार्जेस लगा सकता है, कुछ पेनल्टीज ले सकता है और ऑपरेटर्स इसका सीधा भार यूजर्स के ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन अब ट्राई ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, ये सारी बातें रूमर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि एक से भी ज्यादा 2 नंबर्स यूज कर रहे यूजर्स के ऊपर अलग से पेनल्टी लगाई जाएगी। जिस तरह से पहले यूजर्स फोन नंबर्स को यूज कर रहे हैं वैसे ही यूज करते रहेंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि फोन नंबर्स एक लिमिटेड कमोडिटी होती है जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती है और इसीलिए इन पर चार्जेस लगाए जा सकते हैं। लेकिन अब ट्राई ने पूरी बात को साफ करते हुए चार्जेस लगाए जाने से इनकार कर दिया है। अगली खबर में हम बात करेंगे ग्लोबल टेक जायंट कंपनी एप्पल के बारे में। एप्पल की 12,000 से भी ज्यादा महिला कर्मचारियों ने यह आरोप लगाया है कि एप्पल मेल और फीमेल एम्प्लॉइज को अलग अलग सैलरी पे रखता है। यहाँ पर महिलाओं का कहना है कि एप्पल मेल एम्प्लॉइज को ज्यादा सैलरी पे करता है उसी रोल के लिए जिस रोल के लिए महिला एम्प्लॉइज को कम सैलरी पे की जाती है। और ये महिलाएं अलग अलग डिविजन्स में एप्पल के लिए काम करती हैं। कुछ महिलाएं पहले भी एप्पल के लिए काम कर चुकी हैं और अब दूसरी कंपनीज में काम करती हैं, वो भी इस लॉ सूट को सपोर्ट करती हैं और ये लॉ सूट अब अमेरिका में एप्पल के ऊपर फाइल किया गया है। फिलहाल एप्पल की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये कहना कि 12,000 से भी ज्यादा महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया है एप्पल के ऊपर एक कंसर्निंग फिगर है। अगली खबर में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स के बारे में, जिन्होंने हाल ही में एक इंडियन पॉडकास्ट जिसका नाम है पीपल बाय
है WPF, जिसकी शुरुआत करी थी ज़ीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत ने, उसमें अपीयरेंस दी और इसी बीच में उन्होंने अपने विचारों को भी शेयर किया। बिल गेट्स ने कहा कि मैं कैपिटलिज्म का पूर्ण समर्थन करता हूं, क्योंकि कैपिटलिज्म आपको आजादी देता है नए आइडियाज को ट्राई करने का, नए बिजनेसेस को शुरू करने का और ये देखने का कि उससे क्या परिणाम आ सकता है। कुछ लोग सोशल मीडिया में लेकर इस पर बटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बिल गेट्स एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट के व्यक्ति हैं, इसीलिए वो ये बयान दे रहे हैं। क्योंकि बिल गेट्स से जब पूछा गया कि कैपिटलिज्म के जरिए जो कंपनीज हैं वो मोनोपोली क्रिएट कर लेती हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कंपनीज मोनोपोलीज ना क्रिएट करें। हालांकि अक्सर माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर भी अच्छी खासी मोनोपोली क्रिएट करने का आरोप लगता रहा है। क्या लगता है आपको बिल गेट्स के इस बयान के बारे में? कमेंट में बताएं। तो यहां हम सम अप करते हैं आज के अपने इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, जहां पर ये इनसाइट्स और वैल्यूएबल क्विज़ेस आपका ही वेट कर रही हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और बाय टाटा, जय श्री श्याम।